गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज प्रकाश सूरज। आज डे 4 में क्लास 8 के लिए फिर से मैं लेके आया हूँ फर्स्ट लेसन फूड प्रोडक्शन, जिसमें मैंने कल आप लोगों को पढ़ा दिया था कि सोइंग सीड्स कैसे होता है, इसका बेनिफिट्स क्या है। इसके बाद मैंने आपको ट्रांसप्लांटेशन भी पढ़ाया था। ट्रांसप्लांटेशन का क्या काउज होता है ना, क्या रीजन होता है, इससे क्या बेनिफिट होता है, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज मैं शुरू करने वाला हूँ आपको एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से, मतलब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैन्योरिंग से और फर्टिलाइजर से। तो आप लोगों से सबसे बड़ा रिक्वेस्ट फिर मेरा वही होगा कि अगर आपको अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है, पढ़ना है, तो आपको करना है क्या, अपने साथ लेके बैठना है एक नोटबुक के साथ लेके बैठना है एक पेन, ताकि कि जो मैं आपको यहाँ बोर्ड पे पढ़ाऊँ, ताकि मैं जो भी आपको यहाँ बोर्ड पे पढ़ाऊँ आप अच्छे तरीके से उसको लिखें, है ना, ताकि आपको एग्जाम के समय में फिर से इसको दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता ना हो। इससे आपका समय भी बचेगा और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझने के लिए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 2 दिन 1 दिन, है ना, इस तरीके से करके इस वीडियो को मिनिमम 3 टाइम्स देखिए, है ना। 3 बार देखने से आपका वीडियो में जो भी टॉपिक पढ़ाई हो रहा है, जो भी आपके बुक का टॉपिक पढ़ाई हो रहा है, उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप लोग इन सभी चीजों को लिखना भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आज डे 4 में फूड प्रोडक्शन लेसन का सबसे पहले जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका मैन्योर। मैन्योर क्या होता है ना, इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं मैन्योरिंग के बारे में बताऊंगा, फिर फर्टिलाइजर्स के बारे में बताऊंगा, है ना। तो ये सारी चीज है। चलिए हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं कि मैन्योर होता क्या है ना। मैन्योर होता क्या है, धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं, है ना। उसके बाद आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो चलिए मैन्योर के बारे में देख लेते हैं। A manure is a natural substance. A manure is a natural substance. Natural substance, है ना। इसके बाद है obtained by the decomposition. Obtained by the decomposition. By the decomposition. Decomposition of. By the decomposition of animal wastage. Animal wastage, animal wastage, animal wastage, like cow dung, like cow dung, cow dung जिसको हम लोग गाय का गोबर भी कहते हैं, cow dung, है ना, cow dung, human wastage, human wastage, human wastage, है ना, and plants residues, and plants residues, plant residues, residues which supplies essential elements and which supplies essential elements and humus to the soil, humus to the soil, humus to the soil and makes it more fertile, and makes it more fertile, it makes it more fertile, that is the manure। अब देखिए मैन्योर को कहा क्या जाता है, ए मैन्योर इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर, ए मैन्योर इज नेचुरल फर्टिलाइजर, है ना, मैन्योर इज नेचुरल फर्टिलाइजर। अब यहाँ से मैं समझाता हूँ जो आप समझने का प्रयास करें, लेकिन इससे पहले आप क्या करें कि आप अपने वीडियो को जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको पॉज करें। पॉज करने के बाद इसको लिखने का प्रयास करें। मैंने लिखा है कि ए मैन्योर इज ए नेचुरल सबस्टेंस। एक मैन्योर जो होता है वो प्राकृतिक पदार्थ होता है, ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, है ना। ये प्राप्त होता है कब, तो डिकम्पोज होने के बाद, मतलब सड़ने गलने के बाद। कौन सड़ता गलता है तो प्राप्त होता है, तो एनिमल वेस्टेज। एनिमल वेस्टेज कहने का मतलब जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर, है ना, उनका डेड बॉडीज, है ना। ह्यूमन वेस्टेज मतलब हमारे घर में जो होता है आपका, जो हम लोग मल मूत्र त्यागते हैं, ये सारे चीज, है ना। एंड प्लांट्स रेसिड्यू मतलब प्लांट्स के टूटे फूटे पत्ते, शाखाएं, ये सब चीज जब डिकम्पोज होते हैं
और सॉइल में मिल जाते हैं तब ये सप्लाई देते हैं किस चीज का, तो एसेंशियल एलिमेंट्स का, जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला एलिमेंट्स होता है और ह्यूमस होता है, ये मिट्टी में उसकी सप्लाई देते हैं और मिट्टी को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। तो मैन्योर को कहा जाता है एक प्रकार का प्राकृतिक खाद। फिर से मैं समझा दूं आप लोगों को कि जब पेड़ पौधे, एनिमल का वेस्टेज है ना, ह्यूमन वेस्टेज मिट्टी में जाने के बाद, सड़ने गलने के बाद जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, तो डिकम्पोज होने के बाद मिट्टी में को फर्टिल बनाते हैं, मतलब और उपजाऊ बनाते हैं, है ना। तो ऐसे नेचुरल सबस्टेंस को क्या कहा जाता है, मैन्योर। किसको कहा जाता है, तो काउ डंग को कहा जाता है, ह्यूमन वेस्ट को कहा जाता है, और प्लांट्स रेसिड्यू को क्या कहा जाता है, कहा जाता है मैन्योर। मैन्योर जो होता है ये होता है आपका क्या चीज, नेचुरल सबस्टेंस। होता क्या है कि अगर मान लीजिए गाय का गोबर कहीं हम लोगों ने रख दिया खेतों में, तो आप लोग जानते हैं कि मिट्टी में पहले से माइक्रोब्स पाए जाते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते क्या है कि इस मिट्टी को, इस काउ डंग को धीरे धीरे डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, और डिकम्पोज होने के दौरान इसको मिट्टी में मिलाना भी क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। डिकम्पोज करने के दौरान, मिट्टी में मिलने के दौरान मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत हद तक इंक्रीज हो जाती है। मिट्टी की फर्टिलिटी जो होती है बहुत हद तक इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए खेतों में मैन्योर को डालना जरूरी होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक समस्या है कि मैन्योर को एक जगह आप कलेक्ट करके बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं रख सकते। मतलब अगर आप चाहें कि खेत में सिर्फ मैन्योर छीट के अपना काम चला लें, तो ये असंभव वाली बात है। क्यों, मैन्योर को कलेक्ट करना बहुत परेशानी का है सवाल, है ना। मैन्योर को बहुत लंबे समय तक घर में रखना, ये है परेशानी का सवाल, है ना। और इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि घर से ट्रांसपोर्ट करके आप खेतों तक इसको कैसे ले जाएं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी इसके लिए एक बड़ा सा सवाल है कि आखिर मैन्योर को कैसे हम यहाँ से वहां तक ले जाएं। तो ये बातें होती हैं। तो मैन्योरिंग ऐसे नॉर्मली किया जाता था पहले, अब भी किया जाता है, लेकिन मैन्योर जो होता है तुरंत एक्टिव नहीं होता खेत में देने के बाद, है ना। जैसे फर्टिलाइजर जो होता है वो होता है केमिकल सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, सॉल्ट होता है। जैसे ही आप खेतों में सॉल्ट को, वो फर्टिलाइजर को देते हैं और इरिगेशन करते हैं, तो पानी में घुल जाता है। पानी में घुलने के बाद होता है क्या है कि मिट्टी में वो सीक कर जाता है, मतलब मिट्टी उसको अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद पौधे का जो रूट्स होता है उसको आसानी से वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये कहें तो फर्टिलाइजर बहुत जल्दी जो होता है, फर्टिलाइजर्स को पेड़ पौधा बहुत जल्दी से गेन कर लेता है, जबकि मैन्योर के साथ ऐसा होता नहीं है। मैन्योर में लंबा प्रोसेस हो जाता है, लंबा समय लग जाता है, और पेड़ पौधों को तुरंत बेनिफिट मिलता नहीं है। तो ये था मैन्योर। एक चीज और, मैन्योर को हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने भी मैन्योर्स होते हैं ये नेचुरल सबस्टेंस के बने हुए होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग फर्टिलाइजर्स का, कि फर्टिलाइजर्स क्या होता है। तो फर्टिलाइजर जो होता है एक प्रकार का केमिकल सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट होता है। फर्टिलाइजर जो होता है वो क्या होता है, तो होता है सॉल्ट। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर ये होता क्या है, तो एक प्रकार का होता है सॉल्ट, और ये जो होता है पानी में आसानी से घुल जाता है, और घुलने के बाद पेड़ पौधे का जो रूट्स होता है वो आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चलिए लिखते हैं, ए फर्टिलाइजर इज ए सॉल्ट, ए फर्टिलाइजर इज अ सॉल्ट एंड inorganic compound or inorganic compound containing the necessary plant nutrients like nitrogen, phosphorus or potassium to make the soil more fertile, more fertile। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे कि क्या होता है ना।
यहाँ जो आपका है लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजर एक प्रकार का केमिकल सॉल्ट होता है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना। याद रखेंगे फर्टिलाइजर्स आसानी से पानी में घुल जाता है, तो फर्टिलाइजर इज ए सॉल्ट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड containing the necessary plants nutrients like nitrogen, phosphorus और potassium to make the soil more fertile। फर्टिलाइजर एक ऐसा सॉल्ट होता है जो पानी में आसानी से घुल जाता है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, जो कि प्लांट को जितना भी ग्रो करने के लिए, अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उन सभी न्यूट्रिएंट्स को देने का काम करता है। तो कौन देता है? तो ये देता है आपका फर्टिलाइजर। ऐसे भी याद रखिएगा कि प्लांट को जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो चाहिए NPK, ये चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा। याद रखना शॉर्ट फॉर्म में NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम। NPK है ना, प्लांट्स को जो चाहिए ग्रो करने के लिए वो सबसे ज्यादा क्या चाहिए? तो चाहिए आपका क्या? तो आपका चाहिए NPK। तो ये था बात फर्टिलाइजर का। इसके बाद बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर में। आखिर मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों करता उसी काम को है, फर्क ये होता है कि मैन्योर जो होता है लंबे समय पे करता है ना, और फर्टिलाइजर जो होता है थोड़ा जल्दी करता है। दूसरा चीज ये है कि मैन्योर प्लांट्स को जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए टोटल नहीं प्रोवाइड कर सकता है, जबकि फर्टिलाइजर टोटल प्रोवाइड कर सकता है। मैन्योर के साथ क्या है कि आप उसको स्टोर एक जगह पे अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, आपको स्टोर करने में परेशानी होगा, जबकि आप फर्टिलाइजर्स को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। मैन्योर को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि फर्टिलाइजर को आप आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं डिफरेंस। हम लोग क्या जान लेते हैं? डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आज का वीडियो आप लोग जरूर पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में मैं देने वाला हूं इसमें 15 से 20 क्वेश्चंस है ना, क्योंकि मैं आज डे 4 में चल रहा हूं। डे 3 तक मैंने आपको कोई बनाने का सवाल क्वेश्चन आंसर नहीं दिया, लेकिन आज डे 4 में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको दूंगा, जिसको कि आपको क्या करना होगा, आपको बनाकर और अपने क्लास के ग्रुप पर आपको उसको सेंड करना होगा। तो इसलिए आप लोग जो है आज का वीडियो पूरे लास्ट तक अवश्य देखें, नहीं तो आप लोग का होमवर्क क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। साथ में बनाना कैसे है, उसको बनाया कैसे जाए है ना, आंसर शीट में क्या लिखा जाए, ये सब भी सारी चीजें आपकी क्या होंगी? छूट जाएंगी। तो चलिए लिखते हैं हम सबसे पहले आपका मैन्योर वाले में, ए नंबर में लिखते हैं ए मैन्योर इज अ नेचुरल सबस्टेंस obtained by the decomposition of animal wastage like cow dung, जिसको गाय का गोबर भी कहा जाता है, cow dung, human wastage and plant residue। ये हो गया। अब इसी में ए में लिखते हैं क्या कि फर्टिलाइजर इज अ केमिकल सबस्टेंस। फर्टिलाइजर इज ए सॉल्ट एंड और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। ये हो गया पहला दोनों का है ना, या फिर इनऑर्गेनिक सबस्टेंस के पास हम कंपाउंड लिख दें तो और अच्छा होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हो गया पहला। दूसरा जो मैं लिखने वाला हूं वो है ए मैन्योर इज नॉट वेरी रिच in essential plant nutrients like nitrogen, phosphorus और पोटेशियम है ना। इसके बाद बी में देखें उसी का फर्टिलाइजर्स, यहां से चले बी में। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन essential plant
essential plant nutrients, essential plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, phosphorus and potassium ये दो प्रॉपर्टी। अगला डिफरेंस जो है वो डिफरेंस है a manure provides a lot of organic matter like humus to the soil, जबकि यहाँ है कि फर्टिलाइजर में a fertilizer does not provide any humus to the soil। अब देखिए तीन डिफरेंसेस मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। पहले इन तीन डिफरेंसेस को आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पे लिख लें और उसके बाद मैं इन तीनों डिफरेंसेस को समझा देता हूं, समझ लें, उसके बाद आगे चलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। मैंने मैन्यूर वाले में लिखा है ए में कि ए मैन्यूर इज ए नेचुरल सबस्टांस obtained by decomposition of animal wastage like cow dung, human wastage and plants residue। मैंने लिखा है कि मैन्यूर जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ होता है जो कि हमको प्राप्त होता है कब, तो डिकम्पोज होने के बाद। किसके डिकम्पोज होने के बाद? तो एनिमल के वेस्टेज, जैसे एनिमल्स बॉडी, एनिमल्स डंग, ह्यूमन वेस्टेज, प्लांट्स रेसिड्यू, इन सभी चीज़ों के बाद। जबकि फर्टिलाइजर जो होता है एक प्रकार का सॉल्ट होता है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको प्राप्त किया जाता है फैक्ट्रीज में तैयार करके। अगला जो मैन्यूर में मैंने लिखा है कि मैन्यूर इज नॉट वेरी रिच इन एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये जो मैन्यूर होता है ये प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए है ना, जो चाहिए किस चीज में, तो चाहिए नाइट्रोजन के रूप में, चाहिए फॉस्फोरस के रूप में, चाहिए पोटेशियम के रूप में, इनको आपका मैन्यूर दे नहीं सकता है। देता भी है तो बहुत कम मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा में दे नहीं पाता है। जबकि फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जबकि फर्टिलाइजर जो आपका होता है वह आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट के रूप में जितना नाइट्रोजन चाहिए, जितना फॉस्फोरस चाहिए, जितना पोटेशियम चाहिए, ये आपको देगा। इसके बाद है कि मैन्यूर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। ये जो मैन्यूर होता है आपके खेतों में, आपके मिट्टियों को ह्यूमस देने का काम करता है, जबकि फर्टिलाइजर किसी भी प्रकार के ह्यूमस को आपके खेतों के मिट्टियों में नहीं दे सकता है। चलिए इसके बाद अभी और है, उसको देख लेते हैं आगे में। इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर रहे होंगे। मैंने पहले भी बताया है कि अगर अच्छे तरीके से साइंस को पढ़ना है ना, तो आप लोग अपने साथ एक नोटबुक अवश्य लेके बैठे। नोटबुक लेके फायदा ये होगा आपको बैठने से कि आने वाले एग्जाम्स के समय आपको स्पेशल तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप एक एक वीडियो को, मेरे द्वारा जितने भी वीडियोस अभी तक स्कूल से प्रोवाइड करवाए गए हैं, अगर उन वीडियोस को आप 3 टाइम्स देख लें तो आपको याद करने की भी आवश्यकता कभी नहीं होगी। आपको समझ में आ जाएगा। बस सिर्फ आपको चाहिए राइटिंग स्किल कि आपको लिखना कैसे, इसके बारे में। तो चलिए अभी डिफरेंस बाकी है, डी नंबर डिफरेंस में चलते हैं। ए मैन्यूर इज अब्सॉर्ब्ड स्लोली, ए मैन्यूर is absorbed slowly by the plants because it is not much soluble in water। अब इसी के जो डिफरेंस में आपका डी नंबर फर्टिलाइजर्स में, उसको देख लिया जाए कि विंग सॉल्युबल इन वाटर, comma a fertilizer is readily absorbed, readily absorbed by the plants
बाय द प्लांट्स। अगला जो है आपका ई नंबर प्रॉपर्टी में, ई में आप लोग देख लें कि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, मैन्योर को खेतों में भी तैयार किया जा सकता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, जबकि फर्टिलाइजर को तैयार हमेशा फैक्ट्री में किया जाता है। जबकि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फर्टिलाइजर्स prepared in factories। ये था 5 आपका डिफरेंसेस, है ना। ये है डिफरेंस आपका मैन्योर और फर्टिलाइजर का 5 डिफरेंस है ना, जो कि दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। 3 डिफरेंसेस को मैंने पहले बता दिया। ये चौथा डिफरेंस आप लोग देख लें। ए मैन्योर इज एब्जॉर्ब्ड स्लोली बाय प्लांट बिकॉज इट इज नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर। एक मैन्योर जो होता है ये प्लांट्स इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये पानी में आसानी से घुलता नहीं और पूरा भी नहीं घुलता है। अगर समय भी दे दिया जाए तो आपका जो मैन्योर होता है वो पूरा कभी घुलेगा नहीं, जबकि आपका फर्टिलाइजर पानी में आसानी से घुल जाता है। इसी के कारण पौधे के जो रूट्स होते हैं वो उसको आसानी से और जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब है कि मैन्योर से पौधे को बहुत लंबे समय पे गेनिंग मिलता है, जबकि फर्टिलाइजर से पौधे को बहुत जल्दी जल्दी गेनिंग मिलने लगता है। इसके बाद है कि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, मैन्योर को जो है आप अपने खेतों में भी तैयार कर सकते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स को हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज में ही तैयार किया जाता है। अब है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मतलब फर्टिलाइजर के मुकाबले मैन्योर अच्छा होता है, ऐसा क्यों, है ना। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर देख लेते हैं। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बुक में जितने भी टर्म्स हैं, है ना, उन सभी टर्म्स को एक एक करके पूरा करवाने का, एक भी टॉपिक छूटे नहीं। और अगर किसी भी प्रकार से गलती से मुझसे अगर एक टॉपिक भी छूट जाती है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके क्लास के ग्रुप में, है ना, एडमिन में जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो सारे टीचर्स के नंबर हैं, उसमें से मेरा नंबर आप लोग निकाल लें और नंबर निकालने के बाद आप मुझे जो टॉपिक मुझसे छूट गई या जो टॉपिक मैं समझा आपको नहीं पाया उसके बारे में आप मुझे मैसेज करें, ताकि कि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको उस टॉपिक के बारे में समझा सकूं। तो आइए अब शुरू कर लेते हैं क्या, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, है ना, कि मैन्योर का एडवांटेजेस क्या है, मतलब मैन्योर खेत में डालने से हमको क्या बेनिफिट मिलता है। तो आइए इसी को हम लोग पहले देख लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, आखिर खेतों में मैन्योर डालने से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो जो पहला है कि मैन्योर इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैन्योर इनहेंसेस the water holding capacity to the soil। इसके बाद जो आपका है अगला कि मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस, है ना, मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस, है ना, due to which the exchange of gases becomes easy, become easy। सी नंबर में जो आपका है वो है कि मैन्योर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। Manure increases the number of helpful microbes in the soil। नेक्स्ट जो है ये है कि मैन्योर improves the texture of the soil। Manure improves the texture of the soil। ये 4 एडवांटेजेस जो हैं मैन्योर को खेतों में डालने से होते हैं। मतलब मैन्योर को अगर हम लोग
मैन्योर का बेनिफिट पूछे कि आखिर मैन्योर का बेनिफिट क्या है, तो आप लोगों के सामने 4 बेनिफिट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि मैन्योर का 4 बेनिफिट कौन कौन सा है ना। पहला है कि मैन्योर इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल। अगर आप खेतों में छिड़कते हैं मैन्योर को तो मिट्टी जो पानी को पकड़ के रखता है वो कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाएगा। वो जो कैपेसिटी होगा पानी को रोक कर रखने का, वो कैपेसिटी और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगला है मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। जब आप खेतों में मैन्योर को मिलाएंगे और उसके बाद जोतेंगे तो मिट्टी के पार्टिकल भुरभुरा टाइप का हो जाएगा, मतलब आसानी से टूट नहीं होगी, जिसके कारण प्लांट का जो रूट्स होता है जो मिट्टी के अंदर होता है वहां से वो अपने गैसेस को आसानी से एक्सचेंज कर लेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे तरीके से, है ना, जो भी गैस जो होता है नीचे से वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। अगला है मैन्योर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ हेल्पफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। अगर आप खेतों में मैन्योर को डालते हैं तब जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स कहने का मतलब वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ने लगेगी। और अगला है मैन्योर इंप्रूव्स द टेक्सचर्स ऑफ द सॉइल। मैन्योर जो है मिट्टी के बनावट को, है ना, और बेहतर करेगा, मतलब इससे आपको नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये था मैन्योर्स के बारे में कि मैन्योर का जो होता है आपका क्या है एडवांटेजेस, है ना। इसके बाद जो आप लोगों को देखना चाहिए वो है इरिगेशन। तो ऐसा करता हूँ कि मैं जो है अभी आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद आप लोगों को होमवर्क भी बहुत सारे बनाने होंगे। तो यहाँ से मैं आप लोगों को पहले बहुत सारे होमवर्क दे देता हूँ। आप लोग होमवर्क को बनाकर अपने अपने कॉपी में और व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप में से मेरा नंबर निकाल कर उस नंबर पे आपको कॉपी का फोटो खींच के आपको भेजना होगा, है ना। होमवर्क बनाने के लिए आप लोग कर क्या सकते हैं कि होमवर्क बनाने के लिए आप लोग सहायता ले सकते हैं किसका, तो आप लोग सहायता ले सकते हैं किसी बुक का। तो आप लोग लिख लें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। और ये जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। मतलब आंसर जितना छोटा हो सके आप लोग उतना छोटा लिखने का प्रयास करेंगे। मैं जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चंस लिखना शुरू कर देता हूँ, है ना, आप लोग इसको उतार लें। तो मैं लिख रहा हूँ which agricultural practice is carried out with the help of a sickle, ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि what name is given to the cutting and gathering of a food crop, like wheat or paddy, इसके बाद जो है सवाल नंबर 3 वो है नेम द टूल और इम्प्लीमेंट, used in the traditional harvesting of crops। ये हो गया सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 है नेम द प्रोसेस ऑफ वीटिंग, out the grains and from harvested crops। इसके बाद जो सवाल है आपका 5 नंबर में कि नेम द मशीन यूज्ड in recovering the grains from already
from already cut crop। इसके बाद जो सवाल है 6 नंबर, वो सवाल है कि नेम द मशीन विच डज the cutting of a standing crops and recovers the grain too। अगला जो सवाल है 7 नंबर, वो सवाल है कि नेम द प्रोसेस इन विच ग्रेन्स are separated from chaff and hay with the help of wind। ये सवाल 7 है। आप लोग वीडियो को पॉज करके सवाल को लिख दे ताकि मैं जल्दी जल्दी और सवालों को लिख सकूं। तो 7 सवालों को आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। इसके बाद मैं आपको इसके बाद लिखवाता हूं 8 नंबर सवाल से मैं देता हूं। सवालों को मैं एक बार कोशिश करूंगा समझा भी देने का, ठीक है। अगर मेरे पास समय पर्याप्त होगा तो मैं समझा दूंगा, और अगर नहीं समझा पाया तो अगले जब डे 5 का वीडियो आएगा तो मैं उसमें समझा दूंगा आप लोगों को। ये डे 4 का वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको डे 1, डे 2, डे 3 का वीडियो मिल चुका होगा। चलिए तो 8 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। 8 नंबर सवाल में कि नेम 3 फूड मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। नेम 3 फूड मटेरियल्स obtained from animals। ये 8 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल है कि नेम 2 domestic animals which are used to obtain milk। obtain milk। 10 नंबर सवाल है कि नेम 1 मीट यील्डिंग एनिमल। नेम 1 मीट यील्डिंग एनिमल and 1 egg yielding animal। इसके बाद जो सवाल नंबर 11 है उसको देख ले। नेम एन एनिमल फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स। नेम एन एनिमल फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स, है ना। 11 सवाल। 12वां सवाल आपके लिए है कि व्हाट नेम इज गिवन टू द ब्रांच What name is given to the branch of agriculture which deals with feeding, shelter, health and breeding of domestic animals। आज के लिए सिर्फ इतना ही 12 सवाल है। मैं कोशिश करता हूँ इन 12 सवालों को आप लोगों को समझा देने का। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक आप देखेंगे तभी आपको वीडियो का पूरा जो है क्वेश्चंस का आपको आंसर भी समझ में आएगा। कोशिश ये करना है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है, होमवर्क को अच्छे तरीके से एक कॉपी पर बनाना है
और बनाने के बाद अपने नोटबुक में जिसमें आप बनाएंगे उसका फोटो खींच के ग्रुप में से मेरा नंबर निकाल लेंगे। ऐसे मैं अपना नंबर फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ 7050509234। आप लोग इस नंबर के व्हाट्सएप पे फोटो खींच के अपना नाम लिख के ऊपर में भेजेंगे। मैं सवाल फिर से समझा देता हूँ। Which agricultural practice is carried out with the help of a sickle? सिकल एक प्रकार का एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होता है, तो इस सिकल की सहायता से कौन सा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस किया जाता है। सेकंड नंबर में है कि व्हाट नेम इज गिवन टू द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ ए फूड क्रॉप लाइक व्हीट और पैडी। जैसे चावल और गेहूं का हम लोग खेतों से काटते हैं और उसको गैदरिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। अगला है नेम द टूल और इम्प्लीमेंट यूज्ड इन द ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, है ना। आप लोगों को एक ऐसा इम्प्लीमेंट या टूल का औजार का नाम बताना है जिसका उपयोग सामान्य तौर पे हम लोग खेतों में फसल काटने के लिए करते हैं, है ना। अगला है नेम द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। एक ऐसा प्रोसेस बताइए जिसमें काटे हुए फसल को जो हम पीट के अनाज अलग करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम क्या है। अगला है नेम द मशीन यूज्ड इन रिकवरिंग द ग्रेन फ्रॉम ऑलरेडी कट क्रॉप। पहले से जो कटा हुआ फसल है उससे हम ग्रेन्स को कौन से मशीन की सहायता से रिकवर करते हैं, इसका नाम लिखना है। कहने का मतलब है कि दिए गए जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसको आप जितना छोटे में जवाब देंगे उतना बेहतर होगा। अगला सवाल जो है आपका कि नेम द मशीन विच डज द कटिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड रिकवर्स द ग्रेन टू। आपको बताना है एक ऐसे मशीन का नाम जिसमें खेत में फसल होते हैं और उनको काट के अनाज भी अलग कर लिया जाता है, तो एक मशीन का नाम बताना है। नेम द प्रोसेस इन विच ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चैफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड। हवा की सहायता से अनाज के दानों को हम लोग भूसे से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। नेम 3 फूड मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, है ना। जानवरों से मिलने वाला कोई भी 3 फूड मटेरियल्स का नाम बताना है। इसके बाद है नेम 2 डोमेस्टिक एनिमल्स विच आर यूज्ड टू ऑब्टेन मिल्क। कोई भी 2 घरेलू जानवर जो हम लोग पालतू जानवर जिसको कहते हैं उसका नाम लिखना है जिससे हमको दूध की प्राप्ति होती है। नेम 1 मीट यील्डिंग एनिमल। एक ऐसे जानवर का नाम बताना है जिससे कि हम लोगों को मीट मिलता है ना। और एंड 1 एग यील्डिंग एनिमल, और एक ऐसे जानवर का नाम बताना है जिससे कि हम लोगों को अंडा प्राप्त होता है। अगला है नेम एन एनिमल फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स। एक ऐसे एनिमल फूड का नाम बताना है जो हमको इंसेक्ट से प्राप्त होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर है कि कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर का ब्रांच है जिसमें हम फीडिंग, सेंटर, हेल्थ और ब्रीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स का करते हैं। तो इतने सवालों का जवाब आपको अपने नोटबुक पे लिखकर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में से निकाल लें नंबर, और वहाँ पे अपने कॉपी के ऊपर में अपना नाम लिख दें, क्लास लिख दें, लेसन का नाम लिख दें, और कौन से दिन डे 1 में या डे 2 या डे 3 या डे 4 जिस दिन भी होमवर्क मिला था इसको लिख लें, और लिखने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, है ना। आप लोगों को अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो उसके बारे में भी आप मुझसे चर्चा वहाँ कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ में आपकी डाउट्स को क्लियर किया जाए, है ना। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।